भी नहीं कहा कि आईआईटी हमने खोली। मैंने कहा जेन जी का प्रतीक वो है जो आईआईटी मद्रास के वो बच्चे जिन्होंने सैटेलाइट बना दिया इंजीनियरिंग में पढ़ते हुए, प्रधानमंत्री जी ने जिसको बोला था। भाई मैंने बोला ये आप कुछ बोलने लगते हैं, मतलब वही एआई जनरेटेड मामला है कि जो हम लिख के लाए वही बोलते रहेंगे। आपने कहा हॉस्पिटल को कॉलेज बना दिया। अरे भाई हॉस्पिटल में इलाज होता है, मेडिकल कॉलेज में डिग्री भी मिलती है, हॉस्पिटल में डिग्री मिलने लगेगी, छात्र आके पढ़ने लगेंगे, क्या बचकानी बात करने लगते हैं। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ऊर्जा बढ़ा, उत्पादन बढ़ा दिया, कोई जाके चेक कर सकता, बगैर सुने हुए आदमी कमेंट करने लगता है। भाई अब आप सुनिए भदौरिया जी, ध्यान दीजिए आप, मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा क्लीन एनर्जी में हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% हो गई है। और मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40% होगी, तो 2022 में कंप्लीट कर लिया गया। फिर तय किया गया कि रिवाइज एस्टिमेट जो हो जाएगा, टारगेट 50% होगा 2030 तक, वो 2025 में पूरा कर लिया गया। मैंने ये कहा था और आप पता नहीं क्या सुने, और आपने कहा इसी से मांगा। कब मांगा? इसी से मैं चुनौती देके पूछता हूं, इसी से कभी नहीं मांगा आपने, सिर्फ आके बयान दिए खड़े होकर। और मैं बयानों के बारे में कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मात्र साल भर पहले कहते थे ईवीएम हैक हो रही है। अब मैं एक बात कहूं, अगर आपका ईवीएम हैक का आरोप सही था, आप कहते थे बटन कोई भी दबाएं वोट भाजपा को जाता है, अगर यह सही है तो फिर किसी को वोटर लिस्ट बदलने की क्या जरूरत है? अगर आपने ईवीएम हैक को छोड़कर वोटर लिस्ट उठाया, मतलब आपने मान लिया कि ईवीएम हैकिंग का आरोप झूठा था, साबित हो गया ना आरोप झूठा था, इसका मतलब साफ है कि ना आप उसमें ईवीएम हैकिंग के हैकाथन में आए थे जब बुलाया था चुनाव आयोग ने, ना पूछ रहे तब आए थे, वो भी आरोप झूठा था और यह भी आरोप झूठा है। इसीलिए आपकी किसी भी चीज के ऊपर जनता अब विश्वास नहीं करती है, यह बात भली भांति लोगों को समझ में आ चुकी है। और मैं एक और प्राइस पे बात कह दूं, अब मैं डाटा नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, जरा आप बहुत कान खोल के सुन लीजिए मेरे भाई। जब आप 10 साल का तुलना करें तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, आज डीजल पेट्रोल का प्राइस क्या है? 94-95 रुपए। जब हमारी सरकार आई 2014 में कितना था? 67 रुपए, यानी कितना बड़ा 60%। जब हमारी सरकार गई 2004 में तब कितना था? 32 रुपए। 32 से 67 हुआ 10 साल में, यानी कितना बड़ा? 120%। और इन 10 साल में कितना बड़ा? 60%। भाई साहब चाय चाय करना अपनी जगह बात है, फैक्ट बात करिए। दूध, मक्खन, पनीर सबका आप देख लीजिए, दालों का भी देख लीजिए, आपको पता चलेगा 4 से 14 के बीच में जितना बड़ा था उससे कहीं कम बड़ा है 14 से 24 के बीच में। इसीलिए मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और सुनिए गैस का भी प्राइस देख लीजिए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था ओपन मार्केट में गैस सिलेंडर, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक, आज भी उतना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं डाटा नहीं, आपको आकर बैठ के बोलना ही चले जाना है, कागज आगे पढ़ देना है, डिबेट कोई भी हो। देखिए पंकज जी के पास में आ रहा हूं। अनुराग जी रिलैक्स, मैं अगर मेरा ऑडियो मैन अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो ये नहीं कि मैं डिबेट नहीं करूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए। नहीं, मैं आपको दूंगा 30 सेकंड बाद, फिर डाउन 10 सेकंड दे दो। नहीं दूंगा, 30 सेकंड बाद दूंगा। पंकज जी और सतीश जी के बाद दूंगा, समझ गए? अभी आप क्लियरली वेट करो। पंकज शर्मा जी, अब सतीश जी को मौका दीजिए, अपने दूसरे साथियों को मौका दीजिए भाई। अरे वो नहीं, वो अपनी पार्टी में किसी को नहीं देते हैं, सतीश जी और पंकज जी तो तब भी बात की बात है। आप इनको बिठा दीजिए सभा के 3 प्रवक्ताओं के साथ, उनमें नहीं देंगे। लेकिन सुधांशु जी ये आप बोल देते हैं आसानी से, लेकिन महंगाई का वादा तो कुछ और था ना। मैं कह रहा हूं भारत के युवा को, पंकज शर्मा जी के पास जा रहा हूं, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, आप जब अपना काउंटर करें तो दे दीजिएगा। भारत के युवा को रास्ता तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। बिहार में इलेक्शन है, सबसे युवा स्टेट है बिहार का, सबसे युवा स्टेट है देश का बिहार, सबसे युवा, सबसे ज्यादा अगर जेन जी जिसे कहते हैं, जिसको विपक्ष उग्र और ये दिखाने में बिल्कुल आमादा है कि उसको तो बिल्कुल त्राहिमाम चाहिए, वो सबसे ज्यादा युवा बिहार में है। उस युवा के पास है क्या? एक तो एमएनसी बताइए, एक तो बताइए कि जहां से वो पढ़ के आ जाए, जहां उसे नौकरी मिल जाए बिहार में, एक तो बताइए वो सुरक्षित घर से बाहर निकलने के लिए है नहीं। और ये सिर्फ बात बिहार की नहीं है, मैं कह रहा हूं युवा को एक दिशा तो दिखाएंगे। पंकज शर्मा जी, योर व्यू पॉइंट। तो 20 साल से बिहार में जो सरकार है उसने बिहार में उद्योग लाने की कोशिश क्यों नहीं की? केंद्र में सरकार बैठी है 11 साल से, इसमें पराक्रमी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी है हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने बिहार की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? जितना पैकेज दे रहे हैं उतना पैकेज दे रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। करीब 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, उनमें से 5.5 करोड़ के आसपास मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं, और उनमें से 12% को 65 लाख को तो आपने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। बावजूद इसके कि नवंबर में जब चुनाव होगा तो पिछले 10-11 साल में वोट चोरी के लिए जो नई नई तकनीकें इजाद हुई हैं, नई नई तकड़मों का जो खुला खेल फरोख्ताबादी है,
उसका भी सत्तारूढ़ दल जमकर इस्तेमाल करेगा। इस बार फिर भी नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का लौटना मुश्किल है। इसकी कोई बहुत सारी ठोस वजह है। पहली सबसे वजह यह है कि लोग अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कभी थे ही नहीं। दूसरी वजह यह है कि आजकल सार्वजनिक तौर पर उनका ये जो रंगीला रतन वाला व्यवहार है वो इस तरह सबकी जुबान पर है कि एक गंभीर राजनेता की उनकी छवि पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बहुत बहुत पसोपेश का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु जी जानते हैं कि नीतीश को किनारे करने की फिराक में है। एनडीए का बहुमत आ भी गया तो स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों में रवि से बिसाते बिछा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जेडीयू को लड़ने के लिए ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। और है सुशासन की जीडीपी में 15वें क्रम पर, प्रति व्यक्ति जीडीपी में सबसे नीचे 33वें क्रम पर बिहार। 66,500 रुपए प्रति व्यक्ति जीडीपी है बिहार की। प्रति व्यक्ति आय 183 रुपए रोज है। 16% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं। तो बेरोजगारी की दर करीबन 5% है। सिर्फ 14% घरों में नल से पानी आता है। 40% घरों में आज भी बिजली की कनेक्शन नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 34वें क्रम पर, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 33वें पर, एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स में 20 प्रमुख राज्यों में 19वें नंबर पर, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जैसे भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार विभाग तय करता है, सुधांशु जानते हैं, उनमें बिहार 18 प्रमुख राज्यों में से 15वें स्थान पर है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके। 36 में से 18। पंकज जी, आप इतने अच्छे फैक्ट्स बता रहे हैं, सही या गलत मैं आइडेंटिफाई तो तब करूं जब समझ पाऊं। एक मेरा निवेदन है, अगली बार जब टीम बोले तो कैमरा बुला लीजिए सर, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। सतीश के सिंह, सुधांशु जी, सतीश जी के बाद, थैंक यू। अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। हाँ, सतीश जी के बाद सतीश के सिंह। सतीश जी, सुधांशु जी की बात में आप अगर उनकी बातों में पड़ गए तो लग रहा है इतना सुनहरा देश है, अब तो इसको कुछ जरूरतें नहीं है। मैं कह रहा हूं देश में बेरोजगारी की इमरजेंसी है। जो असमानता है 87 सालों में सबसे ज्यादा है, और बेरोजगारी जो है वो 50 सालों के उच्चतम स्तर पर है। 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया था मोदी जी ने प्रति साल। आप पता कर लीजिए, ईपीएफओ कम से कम पीरियोडिक लेबर सर्वे का ही देख लीजिए ना, उसमें क्या आता है। हालत अच्छी नहीं है सुधांशु जी, आप जितना बोलते रहिए अच्छी नहीं है। आप H1B वीजा पे आपको जो है घंटे घंटे जो चाबुक मारता है ट्रम्प, 4 दिन हो गए आज H1B वीजा पर, उसमें जेनजी भी शामिल है। क्या उसके लिए राहत का काम किया आपने? कुछ बोलते ही नहीं, बोलती आपकी बंद है।